राम राम सभी को। आपके अपने परिवार महिला स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हमारे एक लोक देवता की कहानी पर हम चर्चा करेंगे और उनकी कहानी को बहुत ही शानदार ढंग से प्रस्तुत किया गया है और वो हमारे लोक देवता हैं बाबूजी राठौड़। बाबूजी राठौड़ हमारे राजस्थान के पंच पीरों में शामिल है। लोक देवता उन्हें कहा जाता है जिन्होंने गौ रक्षा, भूमि रक्षा और महिलाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये पंच पीरों में शामिल है। राजस्थान के पंच पीर रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, बाबू जी और मेहाजी मांगलिया। उन पंच पीरों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले बाबूजी राठौड़ की कहानी के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। बाबूजी जो राठौड़ थे ये मारवाड़ के थे। बाबूजी राठौड़ का जो जन्म होता है वो एक जगह पड़ती है कोलमुंड, कोलूमंड भी बोलते हैं उन्हें, कोई कोलमुंड भी बोलता है, कोलूमंड, फड़ौदी जोधपुर के अंदर। और वर्तमान में फड़ौदी नया जिला बन गया है, तो अब वर्तमान में कहाँ है? कोलमुंड, फड़ौदी के अंदर। इनका जो जन्म होता है वो 1239 ईस्वी के अंदर होता है और धांधल जी इनके पिता का नाम है और इनकी माता का नाम कमला देवी, जिन्हें अप्सरा का अवतार माना जाता है। ये कहानी मैं अभी विस्तार से बताऊंगा आपको। इनसे बड़े इनके दो भाई बहन थे। जो सबसे बड़ी थी वो इनकी बहन थी पेमदे, जिनकी शादी जो हुई थी वो जायल के जिंदराव खींची के साथ हुई थी और जायल जो जगह है वो नागौर के अंदर है। 2 नंबर पे इनके बड़े भाई थे बूढ़ो जी, जिनकी शादी गिरनार गुजरात के अंदर हुई थी। और बाबूजी धांधल जी की तीसरी संतान थी। बाबूजी की बहुत सी कथाएं लिखी हैं। बाबू प्रकाश है जो इनके बारे में खूब वर्णन किया गया है, आशा मोड़ जी ने लिखी थी। बाबूजी की जो जन्म की कहानी है वो भी एक बेहद ही रोचक है। बाबूजी जो हैं ये राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं। मारवाड़ में जो शासक थे, राठौड़ वंश के संस्थापक हुए थे राव सिंहा, उन्हीं के वंशज हैं बाबूजी राठौड़। इनके पिता भी यहाँ के राजा थे धांधल जी। और एक बार धांधल जी जंगल के अंदर से गुजर रहे थे, रात्रि का समय था और उन्होंने एक खूबसूरत घोड़ी को वहां देखा। उन्होंने कुछ सैनिक पीछे लगाया कि इस घोड़ी को पकड़ो और लेके आओ, लेकिन वो घोड़ी एक अप्सरा थी, तो सैनिकों को कैसे हाथ आती। तो वो इतना आगे चली गई कि उन सैनिकों को दिखाई नहीं दिया, लेकिन धांधल जी ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। और जब धांधल जी वहाँ पहुँचते हैं तो वो घोड़ी एक सरोवर में पानी पीने के लिए खड़ी हो जाती है। उसी समय वो दिखाता हूँ आपको वो तस्वीर, ये है वो तस्वीर। धांधल जी अपनी घोड़ी लेके आते हैं और उस घोड़ी को सरोवर में देखते हैं और जैसे उस घोड़ी की नज़र बाबूजी की तरफ पड़ती है तो वो अपने असली रूप में आ जाती है, अप्सरा वाले। घोड़ी भी वैसे वो दिखने में बहुत शानदार थी, लेकिन अप्सरा तो अप्सरा ही होती है। और अप्सरा को देख के धांधल जी का मन भी उस अप्सरा पे आ गया। भाई स्वाभाविक सी बात है, जैसे ये तो कनेक्टिविटी है। अब जैसे उनको देखा और उनका मन आया, बाबूजी ने प्रपोज कर दिया, सॉरी धांधल जी ने प्रपोज कर दिया। धीरे दोनों के बीच में बातें हुई और उन्होंने बताया कि मैं तो अप्सरा हूँ, जमीन पे आई हूँ और अब मैं तो ऊपर भी नहीं जा सकती, क्योंकि अप्सराओं के ऊपर किसी इंसान की नज़र पड़ जाती है तो वो कभी ऊपर नहीं जाती। अब जैसे बाबूजी के और उनके बीच में बातें हुई, दोनों में प्रेम हो गया और उस अप्सरा से शादी कर ली। दोनों के बीच में शर्त ये हुई कि मैं अन्य आपके राजकाजी जो भी महल है उनमें नहीं रहूँगी, मेरे लिए अलग से महल होना चाहिए। और एक शर्त ये भी है
कि आप जब भी मेरे पास आओगे तो खखारा करके आओगे या दरवाज़ा खटखटा के आओगे। बाबूजी ने तुरंत बाबूजी के पिता धांधल जी ने दोनों शर्तें मान ली। अब वो अलग महल में रहने लगे और जब भी धांधल जी वहाँ आते थे तो वो हमेशा अपना जो दरवाज़ा खटखटाना या दासियों को भेज के बताते कि धांधल जी यहाँ आ रहे। एक दिन की बात है जब धांधल जी ने सोचा, यार ऐसी क्या बात है कि मुझे पहले आगाह करके वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन आज मैं कुछ भी आगाह नहीं करूँगा और डायरेक्ट महल के अंदर जाऊँगा। जैसे ही धांधल जी उस महल में जाते हैं और देखते हैं कि एक शेरनी बाबूजी को दूध पिला रही है, और जैसे ही धांधल जी ने उन्हें देखा तो वो तुरंत अपने रूप में आ जाती है और कहती है, आपने शर्त तोड़ दी, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो धांधल जी ने कहा सॉरी वगैरह बोला कि गलती हो गई, आप ऐसा तो मत कीजिए, इस छोटे बच्चे को छोड़ के आप कहाँ जाओगे। तो जो बाबूजी की जो माता थी अप्सरा, उनका दिल भी बाबूजी पे बहुत था। अब क्या हुआ, एक गांव पड़ता था, बताऊंगा मैं उसके बारे में भी। तो उन्होंने कहा कि बाबूजी तो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं और बाबूजी को हमेशा मैं अपने गोद में रखना चाहती हूँ। तो जो एक गांव था, बिगनई गांव है, और बिगनई गांव जो है वो बाड़मेर में है, और वहाँ पे माँ देवल चारणी के नाम से जाना जाता है। माँ देवल के यहाँ एक घोड़ी थी और वो घोड़ी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। तो कहा जाता है कि इस घोड़ी के जो बच्चा हुआ वो उस अप्सरा का ही रूप था, और कहा कि वो बाद में घोड़ी आप ले आना, बाबूजी उस पर जैसे ही सवार होकर चलेंगे तो मैं हमेशा ये महसूस करूंगी कि बाबूजी मेरी गोद में बैठे। वो सारी बातें करती है और अप्सरा चली जाती है। ऐसा ही किया जाता है, देवल के यहाँ घोड़ी बच्चे को जन्म देती है और वो घोड़ी बाबूजी को लाके धीरे धीरे बाबूजी बड़े हुए। और खास बात यह थी कि जो इनके बहनोई थे बाबूजी के, जिंदराव खींची, उनके साथ बाबूजी की नहीं बनती थी, बाबूजी के खिलाफ ही हुई थी उनके साथ। और स्वाभाविक सी बात है, बहनोई के साथ मुश्किल से ही बन पाती है, क्योंकि ये फूफा जी, बहनोई, ये जो जीजा वगैरह होते हैं, ये शादियों में आके खिंच ही जाते हैं लास्ट में। ऐसा ही होता है, क्योंकि वो अपना वर्चस्व दिखाते हैं अपने ससुराल के अंदर। जब समय बीता, पहले के टाइम में क्या होता था, ब्राह्मण और नाई होते थे जो एक दूसरे राज्य में घूमते और आके बताते कि उस राजा के यहाँ लड़की है, आपके यहाँ लड़का है, ये राजकुमार है, ये राजकुमारी है, अच्छे हैं, ये सुंदर है, तो आप अपने राजकुमार की शादी उस राजकुमारी से करें। तो शादियाँ करवाने का जो कार्य था वो ब्राह्मणों का और नाई का था। अब बाबूजी की भी शादी होने वाली, और बाबूजी की शादी जो थी वो अमरकोट तय हुई, अमरकोट के शासक सोडा। तो जब इनकी जो शादी वहाँ तय हुई सोडा सूरजमल जी की लड़की के साथ, अब बाबूजी की शादी की जो तारीख थी वो फिक्स हो गई, और अंततः वो दिन भी आ गया जिस दिन बाबूजी को बारात लेके अमरकोट की तरफ प्रस्थान करना था। बाबूजी के बारे में ये कहा जाता है कि बाबूजी बेहद खूबसूरत थे,
और ये कहा जाता है कि अमरकोट के छज्जे टूट गए थे उस दिन बाबूजी को देखने के लिए, इतने फूटरे लग रहे थे वो शादी की वेशभूषा के अंदर। जैसे हमारे राजस्थानी में कहा जाता है कि बींद, आज भी कहते हैं कि यार ये बींद बना वो तो जल्दी आ जाए मारने। तो वैसे जैसे बाबूजी जब बींद बने थे तो इतने फूटरे लग रहे थे कि सौंदर्य पूरा झलक रहा था उन्हें। अब देखो शादी जब होती है किसी लड़के की तो उसके दोस्त तो शादी में आते ही। बाबूजी शादी में तैयार हुए, बाबूजी के दोस्त थे 4, चांदा, हरमल देवासी, सावंत जी और पेमा। और इनके जो दो सबसे खास रहते थे वो चांदा और हरमल ही थे, बाकी 2 भी वो शादी में आए हुए थे। अब बाबूजी तैयार हो के बाहर निकले, बोले बताओ यार मैं कैसा लग रहा हूँ। तो उन्होंने कहा यार लग तो गजब रहा है बाबू, लेकिन यार एक कमी है। बोले कमी है? अच्छा भी लग रहा हूँ और ऊपर से बोल रहे हो कमी है, कमी क्या है? तो बोले अपने पास एक सुंदर घोड़ी नहीं है। मैंने अपनी घोड़ी है तो सही। बोले नहीं, अगर आपके पास माँ देवल की घोड़ी हो तो 4 चांद लग जाए। बाबूजी ने कहा यार चांदा तू जा और बात कर माँ देवल से। उससे पहले इनका बहनों ही उस घोड़ी को लेने के लिए आया था माँ देवल के पास। तो माँ देवल ने जिंदराव को ये घोड़ी देने से मना कर दिया था कि मैं नहीं दूंगी मेरी घोड़ी, तेरे को जो करना वो कर ले, मुझे मेरी गाय उखाड़ने के लिए घोड़ी चाहिए। भाई उस समय आय का साधन भी गाय थी, गायों को चराने के लिए जाते थे, लेकिन लोग गाय चुरा लेते थे। तब क्या होता था, तो जो गवाला होता था उनके पास घोड़ियाँ होती थी तो वो सूचना जल्दी पहुंचा देता था तो उन गायों की रक्षा की जा सके। तो चांदा वहाँ गया, चांदा और हरमल, तो उन्होंने बात की माँ देवल से, तो देवल ने मना कर दिया घोड़ी देने के लिए। बाबूजी को आके कहा यार माँ देवल ने तो मना कर दिया। तो कहा कि यार मना ही कर दिया तो हम अपनी घोड़ी लेके चलेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं यार बाबूजी, अगर आप माँ देवल से बात करो तो वो आपको घोड़ी दे देगी। बाबूजी जाते हैं और माँ देवल से बात करते हैं कि माँ देवल मैं आपको आदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी शादी है और मेरे सभी दोस्तों की परिवार वालों की इच्छा है कि आपकी घोड़ी पे मैं बींद बन के जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि घोड़ी मैं बाबूजी आपको दे दूँगी, लेकिन मेरी गायों की रक्षा कैसे करूँ? तो बाबूजी ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि अगर आपके गायों पे कोई भी संकट आया तो मैं जिस हाल में भी रहूँगा उस हाल में मैं आपकी गायों की रक्षा करने के लिए आऊँगा। अगर मैं बीच रास्ते में हुआ तो मैं बरात छोड़ के आ जाऊँगा, मैं तोरण के टाइम पे तोरण मार रहा हूँ तो मैं बीच तोरण से वापस आ जाऊँगा, अगर मैं फेरा ले रहा हूँ तो बीच फेरों से आपकी गायों की रक्षा करने के लिए आ जाऊँगा। आपकी गायों की रक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। माँ देवल ने कहा कि फिर आप मेरी घोड़ी ले जाओ। बाबूजी घोड़ी लेके आते हैं और उस घोड़ी का नाम है केसर काल, जो आपने खूब सारे सुना होगा। और इस घोड़ी के चर्चे थे चारों में, मारवाड़ के चारों तरफ इस घोड़ी के चर्चे थे केसर काल में। बाबूजी घोड़ी पे सवार होके चलते हैं शादी वगैरह के लिए। तो जब बाबूजी चलते हैं तो ये देखो, ये थी केसर काल में और ये है बाबूजी राठौर जो घोड़ी पे, बहुत शानदार घोड़ी थी, झुकी हुई पाक के लिए प्रसिद्ध थी ये घोड़ी। अब आगे जाते हैं तो बीच रास्ते में सरफ मिल जाता है। बाबूजी कहते हैं मारना वारना कुछ नहीं है, जाने दो। तो सभी कहते हैं बाबूजी वापस ले चलो बरात को, अलग से मुहूर्त निकलवा के आ जाएंगे। तो अब शगुन हो गया है। बाबूजी ने कहा कि यार फूलम दे मेरा इंतज़ार कर रही है,
सोडा राजकुमारी मेरा इंतज़ार कर रही है, आज उसकी शादी तय हुई है। अगर इस शर्फ के डर से मैं अगर वापस चला जाऊंगा तो राठौड़ों की बेइज्जती नहीं होगी। चलो बात पहुंचते हैं। तो पहले क्या होता था कि जैसे बारात पहुंचती थी तो घोड़े और घोड़ियों की रेस करवाई जाती थी। अब बाबूजी की घोड़ी 4-5 दिन से अमरकोट पहुंचे। अमरकोट वालों ने कि भाई अपना अपना वर्चस्व दिखाना होता था कि मतलब वो एक तरह से ये मानो कि मनोरंजन का साधन मान लो आप, या फिर वो शक्ति प्रदर्शन मान लो कि इनसे अच्छी घोड़ी किसी के पास नहीं है, इनसे अच्छा घोड़ा किसी के पास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बस, बाबूजी ने कहा यार अभी तो बारात पहुंची है तो कल हो जाएगा। बोले नहीं, रेस तो आज ही हो। बाबूजी ने केसर कालमी को कहा, हे केसर, राठौड़ वाली लाज राखी। तो कहते हैं कि घोड़ी इतनी सरपट दौड़ी वहां पर कि उस अमरकोट के जितने भी घोड़े और घोड़ियां थी सारी पीछे रह गई और बाबूजी वो रेस जीत जाते हैं। चारों तरफ चर्चे हो जाते हैं घोड़ी के। और एक खास बात होती है कि जो महिलाएं होती हैं वो और कुछ देखे या ना देखे लेकिन बीन देखने पहुंची जाती हैं, क्योंकि उनको तो वो निकालना होता है ना, उनके अंदर नुक्स निकालने होते हैं। नाक टेढ़ी है, काला है, लंबा नहीं है, ओछा है, ये मतलब चर्चा करने के लिए। अब लोग जो वहाँ पर स्त्रियाँ थी उन्होंने खूब ने देखा, देख के वो फुलमदे या सुप्यारदेव को बताते हैं कि तेरा दूल्हा तो बहुत खूबसूरत है, ये वो, मतलब चारों तरफ चर्चे फैल जाते हैं। अब जैसे बाबूजी घोड़ी पे सवार होकर तोरण के लिए बढ़ रहे थे, उस समय कहा जाता है कि अमरकोट के छज्जों पे स्त्री इतनी ज़्यादा हो गई कि अमरकोट के छज्जे भी टूट गए थे एक जगह। इतने खूबसूरत लग रहे थे बाबूजी। और अमरकोट वालों ने जैसे बाबूजी ने वो रेस जीती तो तोरण के अंदर क्या किया, जो छत थी, जो गेट पे जो तोरण लगाया जाता उसको और ऊंचा करके लगा दिया कि अब देखते हैं कि तोरण कैसे मारते हैं, कि भाई तोरण अगलों से नीचा करवा लिया जाए तो बेइज्जती हो जाएगी। फिर बाबूजी की नज़र उस तोरण पे पड़ी। बाबूजी ने कहा कि कैसे एक और बात है, हमारी लाज फिर राखी। तो कहा जाता है कि जैसे ही तोरण पे पहुंचे तो केसर कालमी ने, जो बाबूजी की घोड़ी थी, उन्होंने अपनी दोनों टांगे एकदम ऊपर जहां तोरण था वहां लगा दिया और बाबूजी ने ठक जैसे तोरण लगाया और नीचे आए। फिर भी बाबूजी की लाज उस घोड़ी केसर कालमी ने बचाई। अब बाबूजी तोरण लगा के फेरों की तरफ बढ़े और बाबूजी 3.5 फेरे लिए थे। उस समय देवल वहां पहुंच जाती है। जब देवल वहां पहुंचती है और देवल ने कहा कि बाबूजी तूने वचन दिया था कि मेरी गायों पे अगर संकट आएगा तो मैं जिस भी हालत में होऊंगा आपकी गायों की रक्षा करूंगा। तो आपका बहनोई पेमदे का पति जायल का जिंदराव खींची मेरी गाय को ले गया। तो कहते हैं कि बाबूजी ने उसी वक्त हाथ जोड़ के विनती की कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं वापिस आऊँगा, मेरा वचन है, मेरा वचन दिया हुआ है माँ देवल को, तो पहले मैं इसकी गायों की रक्षा करूँगा। सभी ने विनती की बाबूजी से, तो आप फेरे तो ले लो, आधा फेरा बच्चा है, उसके बाद चले जाना। बाबूजी ने कहा प्राण जाए पर वचन ना जाए। और बाबूजी वहाँ से माँ देवल की गाय बचाने चले। तभी हमारे जो काव्य ग्रंथ है उनमें लिखा गया कि देवल हेलो देवती दिन चौरी छोड़, कि देवल हेलो देवती दिन चौरी छोड़,
प्राण निवाणो आप रो रंग बापू राठौड़। क्या कहा कि देवल हेलो देवत, कहने का मतलब जैसे ही देवल ने कहा दिन चौरी छोड़, उसी समय फेरों को छोड़ दिया। चौरी जहाँ फेरे लिए जाते हैं, जैसे हमारे जहाँ फेरे लिए जाते हैं बीच में जो अग्नि जलाई जाती है उसके बाहर जो फेरे लिए जाते हैं उसे चौरी कहा जाता है। तो देवल हेलो देवते दिन ही चौरी छोड़, मतलब उसी समय चौरी छोड़ दी, मतलब फेरे छोड़ दिए, तभी तो कहा जाता है कि 2.5 फेरे लिए थे, छोड़ दी। प्राण निभाणो आप रो, कि प्राण निभाना सीखे तो आपसे सीखे रंग बापू राठौड़। अगर आपको प्राण निभाना सीखना है तो बाबूजी राठौड़ से सीखे। और बाबूजी वहाँ से आ जाते हैं और माँ देवल की गाय छुड़ा लाते हैं। लेकिन बाबूजी एक युद्ध जहाँ पर जिंदराव खींची को उन्होंने कहा कि एक तो आप शादी में नहीं आए और ऊपर से हमारी ये गाय आप चुरा के ले जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, छोड़ दो इनको। कहा कि अगर तेरे को गाय ले जानी है बाबूजी तो मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। और एक जगह पड़ती है कुंडलमेर, बाबूजी और जिंदराव खींची के साथ भयंकर युद्ध होता है और बाबूजी अपने प्राणों की आहुति देते हैं। युद्ध के अंदर घायल हो जाते हैं बाबूजी, युद्ध भूमि के अंदर जहाँ वो युद्ध लड़ते हैं कुंडलमेर के अंदर। और मृत्यु जो बाबूजी की होती है वो देचू गांव में आकर उनकी मृत्यु हो जाती है। देचू गांव में जो बाबूजी का पूजा स्थल है वह बाबूजी की पगड़ी की पूजा होती है। क्या होती है? बाबूजी की पगड़ी की पूजा होती है। और मारवाड़ के अंदर सांड और ऊँट लाने का जो शहरी है वो बाबूजी राठौड़ का ही जाता है। बाबूजी राठौड़ जो थे, इनकी जो हमेशा फोटो जो आती है वो भाला लिए अश्वरोही आती है, जो मैंने आपको फर्स्ट में दिखाई थी। भाला लिए अश्वरोही के ऊपर जो इनकी फोटो है वो आपको मंदिरों में मिलेगी खूब। और चारों तरफ बाबूजी राठौड़ के मारवाड़ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पूजे जाते हैं बाबूजी राठौड़। बाबूजी के जो ग्रंथ हैं वो 4-5 ग्रंथ है। बाबूजी रा दुआ है, लखराज का लिखा हुआ है। बाबूजी रा गीत है, बांकीदास का लिखा हुआ है। बाबूरी 32 सोरठाई रामनाथ कवि का लिखा है। और बाबूजी रा छंद पिट्ठू सूजा का लिखे हुए अच्छी किताबें ये थे हमारे बाबूजी राठौड़ और पंचपीरों में शामिल थे। कहानी अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। अगर आप आगे भी लोक देवताओं की कहानी सुनना चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि बाबूजी राठौड़ की कहानी आपको कैसी लगी और आप कौन से लोक देवता की कहानी सुनना चाहते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो जैसे आप देखते हो तो लाइक तो आप कम से कम कर सकते हो। और लाइक करके हमें ये बताओ कि आपको और अच्छी कहानी कौन से लोक देवता के बारे में जानना है, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।